आज हम चर्चा हरित क्रांति की कर रहे हैं। हरित क्रांति यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द हरित और दूसरा शब्द क्रांति है। अगर मैं हरित का यहाँ पर सीधा सीधा अर्थ लूँ तो हरित का मतलब हरा भरा। वहीं पर अगर क्रांति का अर्थ लूँ शाब्दिक तो इसका मतलब होता है आमूल चूल परिवर्तन। यानी कम समय में जब आमूल चूल परिवर्तन, आमूल चूल का मतलब गिरावट नहीं, ऐसा परिवर्तन जो अच्छे के लिए हो, इसके लिए हम क्रांति शब्द का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो हरित क्रांति का शाब्दिक अर्थ होता है हरे भरे पदार्थों में कम समय में आमूल चूल परिवर्तन। लेकिन यहाँ पर हरे भरे पदार्थों से तात्पर्य यहाँ पे कृषि उत्पादन से है, कृषि क्षेत्र से है। जब कृषि उत्पादन में बदलाव की वजह से हमारे खाद्यान्न उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है तो उसके लिए हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर ये हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया, ये हरित क्रांति विश्व में कब से आया, तो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो 1968 हमें पहुंचना होगा। वहां पर एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे विलियम गार्ड, जो वहाँ पर यूएसएआईडी एक संस्था थी जिसके वो निदेशक थे। सबसे पहले उन्होंने इस तरह कृषि में बदलाव के कारण जो खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता के लिए हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था और बाद में विश्व के अन्य देशों में भी इस तरह के बदलाव को हरित क्रांति की संज्ञा दी गई। अब हम बात करते हैं कि हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। इसके लिए हमें प्राचीन काल में चलना होगा। प्राचीन काल से ही मानव की तीन प्रमुख आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर इन तीनों में भी बात करें तो सबसे प्रमुख रोटी है, अर्थात भोजन है। व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा आवश्यक भोजन है। कहा जाता है भूखे भजन न होय गोपाला। अगर हम इस भोजन की बात करें तो सबसे पहले कृषि कार्य करना मानव ने जो सीखा था वह नवपाषाण काल में सीखा और तब से वह खेती करना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन समय के साथ साथ जनसंख्या बढ़ती गई और जनसंख्या बढ़ने के अनुपात में उस तरह के कृषि के क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई। इसलिए कई बार देश में सूखा, अकाल पड़ जाने के कारण काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हो गई। लेकिन धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे। लेकिन जब देश हमारा आज़ाद हो गया तो जब हमने देश की अपनी पहली पंचवर्षीय योजना बनाई जो 1951 से 56 के लिए बनाई थी, तो सबसे पहला हमने इसी कृषि को ही सबसे प्रमुखता दिया था, सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि सबसे पहली आवश्यकता हमारा भोजन ही है। हमने दिया। इसके बाद काफ़ी हद तक इसमें हमने सफलता भी प्राप्त किया। इसके बाद हम एक नए प्रोग्राम के साथ आए, IADP। अगर हम 1960-61 की बात करें तो हमने एक प्रोग्राम चलाया था IADP। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म I से इंटेंसिव, A से एग्रीकल्चरल, D से डिस्ट्रिक्ट, P से प्रोग्राम। अगर इसकी मैं बात करूं हिंदी में तो इसे कहा जाता था श्रम प्रधान कृषि जनपद की शुरुआत की। अगर मैं इसकी बात करूं कि इस कार्यक्रम में क्या था, तो ये 1960-61 में जो कार्यक्रम शुरू किया गया था, यह कुछ जिलों को चुना गया था। जिस जिले में वह पैदावार ज़्यादा होती थी उस फसल को वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादित करने का प्रयास किया गया। यही कार्यक्रम IADP कहलाता था। वहीं पर फिर हमने 1964-65 में एक दूसरा प्रोग्राम चलाया, IAAP। IAAP का पूरा नाम I से इंटेंसिव, A से एग्रीकल्चरल, A से एरिया और P से प्रोग्राम।
अर्थात हिंदी में श्रम प्रधान कृषि क्षेत्र कार्यक्रम कहा गया, जहां पर आईएडीपी में हम जिले को चुनते थे। अब की बार हमने जिले को न चुनकर हमने एक बड़े भूभाग को, एक बड़े क्षेत्र को, एक बड़े राज्य के बड़े भूभाग को या पूरे राज्य को हमने चुनकर वहाँ पर वैसी खेती करना प्रारंभ कर दिए। कई बार विद्यार्थियों में कन्फ्यूजन हो जाता है कि आईएडीपी और आईएएपी दोनों एक है। नहीं, आईएडीपी ये 1960-61 में प्रारंभ किया गया कार्यक्रम था और आईएएपी 1964 और 65 में कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। और दोनों में मुख्य अंतर था, जो 1960-61 में शुरू किया गया था वो जिले का प्रोग्राम था, हम जिले को चुनते थे, जबकि आईएपी में हमने बड़े क्षेत्रों को चुना था। दोनों में मुख्य अंतर यही था। यह सभी कार्यक्रम अभी चल ही रहे थे कि 1965-67 में देश में भयंकर सूखा पड़ गया और भयंकर सूखे पड़ने के कारण कृषि उत्पादन में जहां वृद्धि होनी चाहिए वहां पर गिरावट आ गई और ऐसे कारण से हमारे देश में भूखमरी की स्थिति आ गई। और ऐसे में आवश्यकता हमें पड़ी कि किस तरह से हम कृषि उत्पादन बढ़ाएं। इसी कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें उन्नत किस्म के बीजों की ज़रूरत पड़ी, जहाँ पर बहुफसल कार्यक्रम की नीति अपनानी पड़ी। अच्छे उन्नत किस्म के बीज के साथ अच्छे कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ा और इन्हीं सब कारणों के कारण हमारे यहाँ हरित क्रांति ने जन्म लिया और हरित क्रांति आगे बढ़ी। आज जब हम हरित क्रांति की बात किए कि हरित क्रांति आई कैसे, कैसे भूमि सुधार किया गया, कैसे उन्नत किस्म के बीज लाए गए, कैसे हमने कीटनाशकों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया, तो इन सभी के पीछे कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व का हाथ था जिन्होंने इसको लाने में अग्रणी भूमिका निभाई। अब हम उन्हीं की बात करते हैं, उन महान व्यक्तित्वों की, जिनमें सबसे पहला नाम एक है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगर मैं नॉर्मन बोरलॉग की बात करूं तो नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे। अगर जब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी किया तो पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मैक्सिको में एक कृषि कार्यक्रम में भाग लिया। जब वहाँ पर वह काम कर रहे थे तो देखे क्या कि वहाँ के किसान बड़े ही परेशान थे, क्योंकि उनकी उपज ज़्यादा से ज़्यादा बीज जो है उपज नहीं दे पा रहे थे। इसके कारण उन्हें काफ़ी घाटा होता था, इसलिए लोग खेती करना छोड़ रहे थे। इसलिए उन्होंने इस फसलों पर अपनी टेक्निक का प्रयोग किया, उनको हाइब्रिड बनाने की कोशिश किया। कई उन्नत तरीकों से उन्होंने वहाँ पर एक नई प्रजाति का विकास किया और जो नई प्रजाति का विकास किया उन फसलों से इतना उत्पादन वहाँ बढ़ गया कि गेहूं के उत्पादन में तो 3 गुना की वृद्धि हो गई। और इस तरीके से जो व्यक्ति वहाँ कुछ नहीं उत्पादित कर पाता था, अब उसके घर पर 3-3 गुना तक जाने लगी। ऐसे में यह उनकी ख्याति अन्य जगह भी फैली और उस समय हमारा भारत देश भी इससे जूझ रहा था। ऐसे में भारत ने भी उनसे अनुरोध किया कि आप हमारी सहायता करें और हरित क्रांति में हमारी मदद करें। अब हम एक दूसरे बड़े व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं जिसका नाम डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन था। अगर मैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की बात करूं तो अगर हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं तो भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं। पहले हम डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का संक्षिप्त परिचय जान लें। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का पूरा नाम मनकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन है। उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के एक कुंभकोणम नामक स्थान पर हुआ था। यह धीरे धीरे जब अपनी शिक्षा पूरी कर लिए, कई जगह जब कार्य कर लिए, तो नॉर्मन बोरलॉग के नेतृत्व में दिशा निर्देश में उन्होंने उनके कहने पर, उनके दिशा निर्देश पर नॉर्मन बोरलॉग ने सब वही काम किया भारत में जो मैक्सिको में नॉर्मन बोरलॉग ने किया था। और इसके लिए चुना गया
पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, जो भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था, वहीं पर ये सभी शोध किए गए। इसीलिए पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को हरित क्रांति की जन्मस्थली कहा जाता है। और इस प्रकार नॉर्मन बोरलॉग के नेतृत्व में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने भारत में भी वही परचम लहराया जो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने मैक्सिको में फैलाया था। और इस तरीके से कृषि क्रांति भारत में हुई। सबसे ज़्यादा अगर कहीं प्रभाव पड़ा तो गेहूं के क्षेत्र में पड़ा। और इस तरीके से डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को उनके उपलब्धियों के कारण कई पुरस्कारों से नवाजा गया, लेकिन उनको सबसे बड़ा पुरस्कार जो दिया गया उनके मृत्युपरांत 30 मार्च 2024 को भारत रत्न दिया गया। भारत में हरित क्रांति आने के कारण हम खाद्यान्न के मामले में तो आत्मनिर्भर हो गए, लेकिन किसी भी कार्य के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक होता है तो दूसरा नकारात्मक होता है। अगर मैं हरित क्रांति की भी बात करूं तो सकारात्मक लाभ के बारे में तो हमने बात ही किया कि हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गए, लेकिन वहीं पर हम इसके नकारात्मक पहलू की अब बात कर रहे हैं तो कई कमजोरियां दिखना शुरू हो गई। सबसे पहली तो कमी यही थी कि जो हमने हरित क्रांति अप्लाई किया था वह केवल 5 फसलों पर ही किया था, गेहूं पर, चावल पर, ज्वार पर, बाजरा पर तथा मक्का पर लागू किया था। लेकिन अगर हरित क्रांति की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रभाव केवल गेहूं पर पड़ा और आंशिक रूप से चावल पर पड़ा, लेकिन अन्य फसलों पर जो मोटे अनाज थे उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। और जहाँ की दलहन और तिलहन की बात करें तो उस पर तो एकदम नाम मात्र का प्रभाव पड़ा। और अगर मैं इस तरह की बात करूं कि क्षेत्र वाइज, तो जो पंजाब हरियाणा जो गेहूं का क्षेत्र था, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गेहूं का क्षेत्र था, वहाँ पर तो वृद्धि काफ़ी हुई, लेकिन और जगह इस तरह का प्रभाव देखने को नहीं मिला। अगर जिसके कारण कई कमियां दृष्टिगत होती है, मैं एक एक करके उसकी बात करता हूं। पहला कमी जो निकली, क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये गेहूं के क्षेत्र थे, गेहूं के बेल्ट थे, तो यहाँ पर तो उत्पादन ज़्यादा बढ़ा, तो यहाँ के लोग काफ़ी रिच हो गए, काफ़ी उनका उत्पादन बढ़ा, उनके पास पैसा आ गया। लेकिन वहीं भारत के अन्य क्षेत्रों के लोग तब भी पीछे के पीछे ही रह गए, जिसके कारण क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई। वहीं पर दूसरा, रोजगार की समस्या की बात करें, अगर रोजगार की समस्या की बात करें, क्योंकि हरित क्रांति लाने में हमने आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया था, और आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल के कारण जो किसान उसमें काम करते थे, मजदूरी करते थे, अब उनका रोजगार छिन गया। अब रोजगार की एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। वहीं पर तीसरे कारण की बात करें तो श्रम विस्थापन होने लगा। अब क्योंकि गांव में अब काम मिलता नहीं था, अब जब काम मिलता नहीं था तो लोग काम की तलाश में अब शहरों की तरफ भागना शुरू कर दिए थे, जिससे शहरों में आने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ गई और वहाँ पर कई बुराइयों को भी लेकर आ गई। वहीं पर अगर मैं अगले कारण की बात करूं तो आय की बढ़ती असमानता। आय की बढ़ती असमानता इसका मतलब है कि जैसे पंजाब का क्षेत्र था, हरियाणा का क्षेत्र था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था, ये तो गेहूं का उत्पादन यहाँ बहुत अधिक हुआ। जब उत्पादन हुआ तो निश्चित है यहाँ के लोगों की इनकम बढ़ी, और इनकम बढ़ी तो इनके पास ज़्यादा संसाधन आने लगे, जबकि और भारत के लोग वहाँ पर उनकी इनकम काफ़ी कम रही, वहाँ पर भी किसानी करना घाटे का सौदा रही। वहीं पर मैं एक और बुराई की बात करूं तो हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ने लगा, क्योंकि अब हम हरित क्रांति के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा हम कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे थे। अब हम जैविक खादों का प्रयोग, जो घर का गोबर इत्यादि था, अब उसका प्रयोग करना हमने क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक डालने से, ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक डालने से वह कहीं न कहीं हमारे अंदर पहुंचता था अनाज के माध्यम से, और हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालना शुरू कर दिया।
अब हमको ये होता है कि तो क्या हम हरित क्रांति को छोड़ दें या हरित क्रांति को पकड़े रहें। तो अब हम इसकी बात करते हैं। किसी भी कार्य के, जैसा मैंने कहा, इसके दोनों पक्ष होते हैं, एक सकारात्मक पक्ष होता है और एक नकारात्मक पक्ष होता है। अब इसमें देखना क्या है कि किसके पक्ष ज़्यादा हैं, क्योंकि सकारात्मक पक्ष ज़्यादा है, नकारात्मक पक्ष कम है, और कोई भी कार्य होगा उसके दोनों पहलू मौजूद ही रहते हैं। तो इसमें सकारात्मक स्थिति ज़्यादा है, इसलिए हमें हरित क्रांति को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, इसे छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब हम हरित क्रांति की सफलता के पश्चात अब भारत को सदाबहार क्रांति की ओर बढ़ना है। सदाबहार का मतलब एवरग्रीन रेवोल्यूशन। ये नहीं कि जब प्यास लगे तो हम कुआं खोदें, इस तरह की स्थिति ये ठीक नहीं है। इसलिए अब हमें इस तरह का खाद्यान्न के मामले में हम हमेशा आत्मनिर्भर रहें और हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर रहें। ये बात कोई और नहीं, यह विचार प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने 25 जनवरी 2006 को कोयम्बटूर में जब ये व्याख्यान दे रहे थे तो उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया कि अब हमें एवरग्रीन रेवोल्यूशन की ओर जाना होगा, और इस एवरग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में शोध को बढ़ावा देना होगा। हमें अपने लैंड का लैब तक लाकर उनकी जांच करवानी होगी। हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपनाना होगा, और आवश्यकता पड़ने पर हम किसानों को कम मूल्य पर ऋण दें, जिसके कारण लगातार ये हरित क्रांति सदाबहार में बन जाए। इस तरीके से हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आज हमने हरित क्रांति की बात की। हरित क्रांति के बारे में बात करते समय हमने ये कहा कि हरित क्रांति कहते किसे हैं, हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किया, और कब से हमने कृषि कार्य करना शुरू किया, और कब हमने इसमें प्रमुखता दिया, कौन कौन से कार्यक्रम चलाए, और IADP और IAP क्या है, और हमें हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। और इस हरित क्रांति लाने में जो दो महान वैज्ञानिकों का योगदान था, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का भी हमने जिक्र किया। वहीं पर हरित क्रांति की दोनों, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक पहलू, तो हमने सकारात्मक पहलू की भी चर्चा किया और नकारात्मक पहलू की भी चर्चा किया, और इस तरह सबसे अंत में हमने सदाबहार क्रांति की भी चर्चा किया। हमें विश्वास है कि आप लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से सुने होंगे, समझे होंगे, और इसके बारे में आए हुए प्रश्नों को बड़े आसानी से कर लेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।